हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंटरनेशनल कोमोडिटी एग्रीमेंट। अब देखो इंटरनेशनल कोमोडिटी एग्रीमेंट, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसका सबसे बड़ा कारण था प्राइस फ्लक्चुएशंस। मतलब इसकी जो नीड रिक्वायरमेंट हुई उसका कारण था प्राइस फ्लक्चुएशंस। कोमोडिटीज में प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब एक तरह से प्राइस कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। एक कंट्री है, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और एक बी कंट्री है, कंज्यूमिंग कंट्री है। प्रोड्यूसिंग कंट्री तो प्रोडक्शन करेगी और सेल कर देगी, मतलब एक्सपोर्ट कर देगी, और कंज्यूमिंग कंट्री इंपोर्ट करेगी यानी बाई करेगी और कंज्यूम कर लेती है गुड्स को, कमोडिटीज को। तो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो थी, यहाँ पे मैंने दो कंट्री का नाम लिया, लेकिन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट बनाती है, आपको ही पता है ये बात। दो भी बना सकती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लेवल में हम बात कर रहे हैं। तो एक कंट्री है ए प्रोड्यूसिंग कंट्री, बी कंट्री है कंज्यूमिंग कंट्री। प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब सप्लाई कर रही है एक बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे सप्लाई हो रहा है। तो बेटा देखो, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री अदर कंट्रीज जो होगी, जो अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होगी, जो जो एक्सपोर्ट करती है कोमोडिटी, उनको इश्यू होगा इससे, क्योंकि प्राइस एक बड़े लेवल पे जब कम ज्यादा होगा तो देखो कोई भी प्रोड्यूसिंग कंट्री ये उम्मीद करती है कि प्राइस जो है, प्राइस वो स्टेबल हो, प्राइस स्टेबल हो, जिससे उनको प्रॉपर इनकम हो और एक लंबे टाइम के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन हो। तो प्रोड्यूसिंग कंट्री जो जो अदर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कोमोडिटीज एक्सपोर्ट करती है, टोटली डिपेंड है कोमोडिटी एक्सपोर्ट पे, उसकी रेवेन्यू पे काफी फर्क पड़ता है। तो प्रोड्यूसिंग कंट्री का जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, और जो डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस का होना, डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस का होना, इसकी वजह से होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस। देखो अब डिमांड, अगर मेरे पास 10 यूनिट है किसी प्रोडक्ट की, और उसकी डिमांड करने वाले 100 बंदे हैं मेरे पास, मतलब खरीदने वाले 100 हैं, तो मैं अपना मन चाहा प्राइस फिक्स कर सकता हूं एज ए प्रोड्यूसिंग कंट्री। अगर मेरे पास यूनिट है 1000, खरीदने वाले सिर्फ 20 ही है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो ज़्यादा सेल हो जाए, इससे मैं प्राइस बिल्कुल गिरा दूंगा। तो इससे प्रोड्यूसिंग कंट्री जो टोटली डिपेंड है कोमोडिटी एक्सपोर्ट पे, उनको अपोज किया, उनके द्वारा अपोज किया गया। और गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कोमोडिटीज़ के अंदर। अब कोमोडिटीज में आएगा प्राइमरी गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे रबर हो गया, शुगर, कॉफी, टिन, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये है प्राइमरी गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको बोलते हैं कोमोडिटीज। तो मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्राइस फ्लक्चुएशंस। और प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा था? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि डिमांड और सप्लाई में एक तरह से इम्बैलेंस होता जा रहा था। तो इसलिए दोनों कंट्रीज यानी प्रोड्यूसिंग कंट्री और कंज्यूमिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट आती है, आपस में हाथ मिलाती है, एग्रीमेंट बनाती है, कोमोडिटी एग्रीमेंट के ऊपर, कोमोडिटीज के ऊपर एग्रीमेंट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोमोडिटी एग्रीमेंट। क्यों बनाती है? फॉर कंट्रोल सप्लाईज एंड प्राइजेस। सप्लाई यानी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और प्राइस को, जो प्राइजेस है, जो कीमतें हैं, जो कीमत है कोमोडिटीज की, उनको कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। अब देखो सप्लाईज कंट्रोल कैसे होगी? कोटा सिस्टम लागू कर दिया, अप्लीकेबल किया कोटा सिस्टम, मतलब एक्सपोर्टर पे फिक्स कर दी लिमिट, इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइस बैंड इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स कर दिया, एक बैंड बना दिया कि इतना मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकता, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जा सकता प्राइस। तो इससे एक तरह से रेस्ट्रिक्शन कर दिया, जो फ्री मूवमेंट था कोमोडिटीज का वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से कोटा सिस्टम लागू करके जो मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज था फ्रीली वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वो इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज, यानी जो कंट्री जो प्रोड्यूस कर रही है, जो कंज्यूम कर रही है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। मतलब प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग कंट्रीज जब एग्रीमेंट होता है, किस लिए? टू स्टेबलाइज ट्रेड, टू स्टेबलाइज सप्लाईज, टू स्टेबलाइज प्राइजेस ऑफ कोमोडिटीज। तो कोमोडिटीज की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, कोमोडिटीज की सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए
ट्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कंट्रीज के बीच, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट। अब देखो स्टेबलाइज ट्रेड स्टेबलाइज कैसे होगा, मतलब जो भी ट्रेड बैलेंस उसको मेंटेन रखना, वो कैसे कहे कि सप्लाई कैसे स्टेबलाइज होगी, तो वहां पर देखो मैंने आपको बताया कोटा सिस्टम लागू कर दिया कि एक्सपोर्टर इतना एक्सपोर्ट कर सकता है, तो एक तरह से सप्लाई को स्टेबलाइज कर दिया। प्राइजेस को स्टेबलाइज करने का मतलब जो प्राइस के अंदर जो प्राइजेस जो कीमतें थी उनके अंदर जो जो बड़ी मात्रा में उतार चढ़ाव जंपिंग जपाक हो रहा था, मतलब फ्लक्चुएशंस हो रहा था, उसको कम कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज कर देना प्राइजेस को। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स के? सबसे पहले मैंने आपको ऊपर ही बता दिए, टू कंट्रोल सप्लाईज को कंट्रोल करना, मतलब एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना। वो कैसे होगा? टू फिक्स कोटा सिस्टम एक तरह से फिक्स कर दिया, अप्लीकेबल कर दिया एक्सपोर्टर के ऊपर। टू कंट्रोल प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज, कंट्रोल करना प्राइजेस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो फ्लक्चुएशंस हो रहा था प्राइजेस के अंदर उनको रिड्यूस कर देना कुछ हद तक, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को एक प्रॉपर लेवल पे लेके आना। उसके बाद टू फिक्स कोटा सिस्टम फिक्स करना। ऑब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ द कमोडिटीज, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो कमोडिटीज का फ्रीली मूवमेंट हो रहा था उनको कोटा सिस्टम के तहत रेस्ट्रिक्ट करना। टू कोऑर्डिनेट करना कमोडिटी एक्सपोर्ट को कोऑर्डिनेट करना। टू क्रिएट बफर स्टॉक अरेंजमेंट, देखो बफर स्टॉक अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपके बताऊंगा, आपको जब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा मैं नेचुरल रबर एग्रीमेंट, तो उसमें बताऊंगा मैं, फिलहाल जान लो आप, जब वर्ड आ ही गया तो बफर स्टॉक अरेंजमेंट, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है बफर, मतलब यहाँ पर स्टॉक एक तरह से होल्ड किया जाएगा, स्टोरेज होगी, किसकी? स्टॉक की, कमोडिटीज को स्टोर किया जाएगा। बफर स्टॉक अरेंजमेंट, एक फंड बनाया जाएगा, कॉमन फंड, जिससे कि कमोडिटीज को परचेज करके होल्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद टू सिक्योर लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम बिटवीन फोर्सेस, दैट इज मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक इक्विलिब्रियम लंबे टाइम के लिए सिक्योर करना, बना के रखना। उसके बाद मैं आज बात कर लेता हूं एक एग्रीमेंट की, इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट। इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो 1964 में एस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसके जो हेड है वो है मुकीसा कुटई। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसकी एक स्कीम है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर कमोडिटीज, आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, स्कीम भी कह, आईपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर कमोडिटीज के तहत लाया गया इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट 1979 के अंदर। ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो गया था 1981 में, इसने एक तरह से काम में आ गया था। इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज यानी जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है और जो कंज्यूमिंग कंट्री है, दोनों को सपोर्ट मिला इस एग्रीमेंट से। इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है बफर स्टॉक ऑपरेशन यूज करना। बफर स्टॉक ऑपरेशन यूज किया गया था टू मेंटेन प्राइसेस, जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा था, फ्लक्चुएशंस, उसको मेंटेन करने के लिए, प्राइजेस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट के अंदर बफर स्टॉक ऑपरेशंस को यूज किया गया। और एक रेगुलर रिव्यू हुआ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट एवरी 18 मंथ्स, हर 18 महीने पे रिव्यू होता था प्राइजेस का, जो कमोडिटीज प्राइजेस थे। और अगर बफर स्टॉक से सेल होता था वो होता था एक स्टिपुलेटेड प्राइस में, मतलब निर्धारित प्राइस पे सेल होती थी बफर स्टॉक से। बफर स्टॉक एजेंसी जो बाय करती थी वो भी एक स्टिपुलेटेड प्राइस पे ही बाय करती थी। तो इस एग्रीमेंट से एक प्राइस को होल्ड किया गया विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज डिस्पाइट रिसेशन इन द रबर डिमांड। रबर की डिमांड इतनी गिर जाने से, मतलब एक तरह से रिसेशन आ गया रबर डिमांड के अंदर, तब भी प्राइस को होल्ड किया गया एक स्पेसिफाइड रेंज के तहत इस एग्रीमेंट में, इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट द्वारा। जो मेजर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री थी, मतलब जो
ऐसी कंट्री जो नेचुरल रबर का प्रोडक्शन करती थी बहुत बड़ी मात्रा में, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री थी वो 3 कंट्री थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने 88% शेयर जो थे वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में थे। यानी 3 कंट्रीज, मलेशिया जिसका 41.5 शेयर था एक्सपोर्ट में, इंडोनेशिया जिसका 23.5% था शेयर एक्सपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, और थाईलैंड जिसका शेयर था 13.8%। टोटल इन एग्रीगेट 88% शेयर था वर्ल्ड एक्सपोर्ट के अंदर इन तीनों कंट्रीज का। मतलब नेचुरल रबर एक तरह से ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट करती थी नेचुरल रबर। अब जो मेजर कंज्यूमिंग कंट्री थी, मतलब जो कंज्यूम करती थी, जो नेचुरल रबर का यूज करती थी, वो थी 3 कंट्री। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मतलब यहाँ पे जो बातें हो रही है वो मेजर की बात हो रही है, मतलब अधिक मात्रा में कौन एक्सपोर्ट करता था, अधिक मात्रा में कौन कंज्यूम करता था। तो जो कंज्यूमिंग कंट्री थी नेचुरल रबर की, वो 3 कंट्री, यूएस 25%, यूरोपियन 23%, जापान 11%। और इनका जो मेन कंसर्न था वो था एश्योर्ड सप्लाई, मतलब सप्लाई निश्चित हो, सप्लाई टाइम पे मिले हमें। जो टायर मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ज्यादा रबर की रिक्वायरमेंट होती थी, ज्यादा आवश्यकता होती थी रबर की, जिसको टायर मैन्युफैक्चरर्स जो टायर बनाते हैं उनका जो फोकस होता था वो स्टेबल प्राइस पे होता था। मतलब कब प्राइस स्टेबल हो, कब हम परचेस करें रबर को, जिससे कि टायर बनाए जा सके। कंज्यूमर्स तो जो हमेशा डरे रहते थे किसको लेकर, एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेकर, मतलब एक महंगाई के दबाव को लेकर हमेशा वो डरे रहते थे कि कमोडिटी प्राइस बढ़ जाए कभी। और इट वाज आल्सो फैक्ट, ये भी एक महसूस किया गया था कि जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट थे उसकी प्राइस जैसे ही बढ़ते थे, उसी के कारण जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट थे उसके प्राइस भी बढ़ जाते थे। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुआ नेचुरल रबर पे, उसके द्वारा काफ़ी सक्सेस इसने हासिल की, और उसके द्वारा एक तरह से कंट्रोल किया गया प्राइजेस पे, सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज के ऊपर, डिमांड सप्लाई में बैलेंस बनाया गया, और दोनों प्रोड्यूसिंग और कमोडिटी कंट्री को इसका सपोर्ट मिला। और लास्ट में इसकी जो आलोचना की जाती है वो इसलिए कि इट वाज डन एट द कॉस्ट ऑफ ए कंटिन्यूअल एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। यानी देखो, आप बफर स्टॉक का मतलब स्टॉक तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, तो एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक जो आप कर रहे हो उसकी कॉस्ट भी तो लगती होगी, तो इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये था इंटरनेशनल नेचुरल रबर एग्रीमेंट के ऊपर छोटा सा एक मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया